हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें हम 15 मार्क्स के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स के अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप जो स्कोर कर पाते हो उसको भी काउंट करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है आपसे कि लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, सेकंड है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, थर्ड है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो तार वाली भाषा जो होती है उसका अर्थ क्या है। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। प्राथमिक स्तर पर सुनना, बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी कथन और श्रुत लेख, सेकेंड है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, थर्ड है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो प्राइमरी लेवल पे अगर सुनना और बोलने की जो कौशल है, जो कला है, उसको विकसित करने के लिए उसके विकास में जो विधि अधिक सहायक है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसे चूज करोगे आप। फर्स्ट है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, सेकंड है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, थर्ड है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है मानवीय मूल्यों का विकास। तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, सेकंड है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, थर्ड है छात्रों में आत्मविश्वास जगाना एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो है ऑप्शन 4 यानी कि छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों यानी कि गलतियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को भी दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, थर्ड है निबंधात्मक प्रश्न एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, सेकंड है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, थर्ड है विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मौखिक भाव प्रकाशन का जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार आ चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है एल.एस. वाइगोत्स्की, सेकंड है इवान पावलोव, थर्ड नॉम चॉम्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, सेकंड है नियमों का अति सामान्यीकरण, थर्ड है भाषा प्रयोग में असावधानी एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की समझ न होना। तो शर्मिला एक लड़की है जो कह रही है कि मैंने चाट खाई और फिर मैं हंसी।
तो उसका जो ये भाषा प्रयोग है वो किस ओर संकेत करता है? 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, सेकंड है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, थर्ड है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो जो सबसे कम प्रभावी है वो है आपका ऑप्शन 4, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 40, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिलिपि, सेकंड अधूरी कहानी को पूरा करना, थर्ड कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, एंड फोर्थ ऑप्शन है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो लेखन कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन 1 यानी कि प्रतिलिपि। तो प्रिंटिंग जो होती है, ठीक है, वो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है आपसे कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, सेकंड है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, थर्ड है वो बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो कि समय के साथ दूर होने लगती है। तो यहाँ पे 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो कि समय के साथ दूर होने लगती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एकदम से कोई भी चीज़ सीख लेगा, गलतियां तो हर से होती है, कोई भी इंसान गलती कर सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 जो है हमारा वो सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सेकंड है केवल अक्षर पहचान, थर्ड है तेज गति से पढ़ना, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि संदर्भ के अनुसार, स्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि फर्स्ट ऑप्शन है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाती है, सेकंड है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, थर्ड है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, एंड फोर्थ ऑप्शन है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो चूंकि जीवन और जिंदगी दोनों का एक ही मीनिंग होता है, दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसको आप बहुत गलत रूप में नहीं ले सकते हो, इसको आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। इसलिए 43 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकना, सेकंड है वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना, थर्ड है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वरागम, सेकंड स्वर भक्ति, थर्ड स्वर लोप, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि स्वर भक्ति। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 54 तक को सॉल्व करने के लिए हमें गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो वही देश प्रेम की सीमा में आता है। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत आदि कुरीतियाँ जो देश के विकास में बाधा है, इन सबको दूर करने में अपना योगदान देकर हम देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं
भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारे पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तभी संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्योछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें, ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है, अतः इसके मान सम्मान की रक्षा हर कीमत पर करना हम देशवासियों का परम कर्तव्य है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। तो जिसकी चर्चा नहीं की गई है उसे चूज करोगे आप। फर्स्ट है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। सेकेंड है देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना। थर्ड है अपने हित को सर्वोपरि समझना एंड फोर्थ ऑप्शन है अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। तो जिसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है वो है ऑप्शन 3 अपने हित को सर्वोपरि समझना। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है देश प्रेम, सेकंड नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, थर्ड अंधविश्वास एवं छुआछूत एंड फोर्थ ऑप्शन है जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। तो राष्ट्रीय एकता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है ऑप्शन 2 यानी कि नागरिकों में देश प्रेम का अभाव। क्वेश्चन नंबर 48 है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, सेकंड ऑप्शन है जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, थर्ड है अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो राष्ट्रीय एकता की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है वो क्यों है। करेक्ट आंसर होगा 48 का हमारा ऑप्शन 4 यानी कि स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है। फर्स्ट है चिकित्सक, सेकंड शिक्षक, थर्ड समाज सेवक एंड फोर्थ ऑप्शन है किसान। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि समाज सेवक। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है देश प्रेम, सेकंड देश का विकास, थर्ड हमारा कर्तव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता। 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि देश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 51 है इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप देख लो कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद किसमें किया गया है, जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो उसे चूज करो। करेक्ट आंसर होगा 51 का हमारा ऑप्शन 2 यानी कि इत्य धन आदि। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है सुगठित राष्ट्र, सेकंड संगठित राष्ट्र, थर्ड सुव्यवस्थित राष्ट्र एंड फोर्थ ऑप्शन है अव्यवस्थित राष्ट्र। 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि संगठित राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। क्वेश्चन नंबर 53 है सर्वोपरि है। फर्स्ट ऑप्शन है देश, सेकंड राज्य, थर्ड परिवार एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन। तो देश जो होता है, कंट्री जो होती है हमारी, वो सर्वोपरि होनी चाहिए सभी के लिए, इसलिए 53 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया आपसे कि अग्रसर का तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है आगे की ओर बढ़ना, सेकंड आगे नहीं बढ़ना, थर्ड आगे होना एंड फोर्थ ऑप्शन है आज्ञाकारी होना। 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि अग्रसर का अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 60 तक को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को पढ़ना है और सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। लिखा है इसमें कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होता है। जो समाज अपने व्यक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरी क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्यों के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका परिणाम आज दिख रहा है। चोरी करना बुरा है पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। झूठ बोलना बुरा है पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ व्यवहार और बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारवलियां बनाई गई है। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है आचार संहिता बनाने की, सेकेंड है विशेष दर्शन बनाने की, थर्ड है विरोधाभासों को दूर करने की एंड फोर्थ ऑप्शन है एक सफल रणनीति बनाने की। करेक्ट होगा 55 का हमारा ऑप्शन 2 यानी कि विशेष दर्शन बनाने की। क्वेश्चन नंबर 56 है, समाज के लिए दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है, सेकेंड है इससे सामाजिक जीवन की उपयोगिता में वृद्धि होती है, थर्ड है यह समाज को सही दृष्टि प्रदान करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे राजनीति की रणनीति निर्धारित होती है। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 यानी कि इससे समाज की व्यवस्था संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 57, समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है सभी व्यक्तियों का जीवन दर्शन भिन्न होता है, सेकंड है आचार संहिताएं सभी के लिए अलग अलग है, थर्ड है एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या अनुचित हो सकती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी मनुष्य विवेकशील नहीं होते। तो समाज में जीवन प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता ये बताइए। करेक्ट हो जाएगा 57 का हमारा ऑप्शन 3 यानी कि एक ही बात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उचित या फिर अनुचित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया आपसे, विवेकशील मनुष्य को कष्ट पहुंचाने वाले विरोधाभास है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी व्यक्तियों पर एक ही दर्शन थोपने का प्रयास, सेकंड है परिवार, देश और विदेशी लोगों के लिए पृथक आचार संहिता, थर्ड है समाज विशेष के लिए नैतिक मूल्य और नियमों का निर्धारण एंड फोर्थ ऑप्शन है दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था का निर्धारण। तो विवेकशील मनुष्य को जो चोट पहुंचाने वाले विरोधाभास है वो है ऑप्शन 2 यानी कि परिवार, देश और विदेशी लोगों के लिए पृथक यानी कि अलग आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। फर्स्ट है समाज और दर्शन, सेकंड दर्शन और सामाजिक आचरण, थर्ड है दर्शन और सामाजिक व्यवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज में दर्शन का महत्व। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दर्शन और सामाजिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है। तो जब हम अनुचित लिखते हैं तो उसमें कौन सी उपसर्ग का यूज होता है। करेक्ट होगा 60 का हमारा ऑप्शन 2 यानी कि अन। ठीक है, अन और फिर उचित लगता है उधर।